नमस्कार। आज हम अक्टूबर 2025 के मध्य की कुछ अहम घटनाओं और डेवलपमेंट्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जो हमें अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिली है, उस पर आधारित है ये चर्चा। जी। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का मतलब क्या है, भविष्य के लिए क्या संकेत हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और आज के सोर्सेज में काफ़ी कुछ है। अवार्ड्स हैं, सरकारी नीतियां हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी में जो नई चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी फैला हुआ है मामला। हाँ, देखते हैं कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। जी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें हाल ही में सबका ध्यान खींचा है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। हाँ, नोबेल प्राइज। इस बार ये जोएल मोकीर, फिलिप एग्यान और पीटर हॉबिट को मिला है और वजह बताई गई है कि इनोवेशन से चलने वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस पर उन्होंने जो काम किया है उसके लिए। हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग एंगल से काम करते हैं, पर एक ही बड़ी पिक्चर को समझने में मदद करते हैं। जैसे मोकीर हैं, उन्होंने हिस्ट्री के नज़रिए से देखा है अच्छा। कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल बदलावों ने संस्थागत बदलावों ने लंबे समय तक विकास को टिकाऊ बनाया, सस्टेनेबल बनाया। और वहीं एग्लियन और हॉबिट का जो मॉडल है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश, वो थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल है। रचनात्मक विनाश सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ये शब्द। हाँ, विरोधाभासी है। आसान शब्दों में क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में सोचें कि जब स्मार्टफोन आए तो उन्होंने पुराने फीचर फोन का बाजार लगभग खत्म ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह का विनाश था पुराने सिस्टम का। लेकिन इससे क्या हुआ, एक ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आई, नए उद्योग बने, तो ये सृजन हुआ। एगेन और हॉबिट का मॉडल इसी प्रक्रिया को समझाता है। अच्छा। कि कैसे नई खोजें, नए आइडियाज पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाते हैं, तोड़ते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो लगातार उथल-पुथल है ना, यही असल में विकास की कुंजी है उनके मॉडल के हिसाब से। यानी बदलाव, थोड़ी अस्थिरता भी विकास के लिए जरूरी मानी जा रही है। ये तो आज के जमाने के लिए बहुत रेलेवेंट लगता है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। निश्चित रूप से। और ये थीम, ये जो इनोवेशन वाली बात है, ये हमें दूसरे नोबेल पुरस्कारों में भी थोड़ी झलक दिखती है इसकी। जैसे केमिस्ट्री का नोबेल है। हाँ। सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इनको मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFS के विकास के लिए। MOFS ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है ये? इन्हें आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये बहुत ही छोटे लेवल पर स्पंज जैसे होते हैं। अच्छा, स्पंज जैसे। हाँ, अति सूक्ष्म स्पंज। ये क्रिस्टल जैसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे नैनो लेवल के छेद होते हैं। और खास बात यह है कि आप इन छेदों का साइज और उनकी केमिस्ट्री, वो किस चीज से बने हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वजह से ये कुछ खास गैसों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन जैसी गैसों को स्टोर करने के काम आ सकते हैं। पानी साफ करने में भी इनका यूज हो सकता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, उनसे निपटने में मदद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। CO2 कैप्चर से लेकर हाइड्रोजन इकोनॉमी तक, पानी को शुद्ध करने तक, MOFs में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये उन नए इनोवेशंस का बढ़िया उदाहरण है जिनकी बात इकोनॉमिक्स के नोबेल विजेता कर रहे थे। अच्छा। ऐसी खोजें हैं जो मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल सकती हैं। और फिजिक्स का नोबेल भी कुछ इसी तरह भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन ए मार्टिनिस्ट को क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन पर काम के लिए मिला है। हाँ, ये तो सीधे सीधे क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ मामला है। क्वांटम टनलिंग एक बहुत ही अजीब सी घटना है क्वांटम फिजिक्स में, जहां कोई पार्टिकल, कोई कण बिना जरूरी एनर्जी के भी एक बैरियर को, एक रुकावट को पार कर जाता है, जिसे मान लीजिए दीवार के आर पार चला गया हो। अच्छा। हाँ, और एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ऊर्जा जो है वो लगातार नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को समझना और फिर उन्हें कंट्रोल करना, ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और क्वांटम कंप्यूटर तो आज के सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगे, ऐसा सुना है। हाँ, बिल्कुल। उनमें कुछ खास तरह की समस्याओं को हल करने की अभूतपूर्व क्षमता होगी। तो अर्थशास्त्र, रसायन और भौतिकी, तीनों ही फील्ड्स के नोबेल इस साल इनोवेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर ही फोकस कर रहे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा ट्रेंड दिख रहा है यहाँ? ये शायद ये दिखाता है कि दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की हो, क्लाइमेट चेंज की हो, या कंप्यूटिंग की लिमिट्स हों,
उनके समाधान के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल फंडामेंटल मौलिक सफलताओं की कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। सही बात है। इसी कड़ी में मेडिसिन का नोबेल भी शरीर की अपनी जटिल व्यवस्था को समझने की दिशा में एक अहम कदम लगता है। मैरी ब्रुनकोवा, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनके काम के लिए मिला है। हाँ, इसे आसान भाषा में कहें तो ये इस बात की खोज है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो शरीर के अपने ही सेल्स, अपने ही अंगों पर हमला क्यों नहीं करती। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। जबकि वो भारी खतरों से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनसे तो लड़ता है। तो इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स नाम की खास कोशिकाओं और FOXP3 नाम के एक जीन की भूमिका को उजागर किया है। अच्छा। ये कोशिकाएं और जीन एक तरह से इम्यून सिस्टम को ब्रेक लगाने का काम करते हैं, ताकि वो अपने ही शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। ये खोज ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे टाइप 1 डायबिटीज है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनमें इम्यून सिस्टम गलती से शरीर के ही अंगों पर हमला करने लगता है। तो इन बीमारियों को समझने और शायद भविष्य में उनका बेहतर इलाज ढूंढने में ये खोज मदद करेगी। समझ गए। और साहित्य में हंगरी के लाज़लो क्रिज़्नाहोरकाय और शांति के लिए वेनेजुएला की मारिया कोरोना मचाडो को चुना गया है। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं मानवीय अस्तित्व और सामाजिक संघर्षों पर ही रोशनी डालते हैं। सही कहा। क्रिज़्नाहोरकाय का लेखन अक्सर अस्तित्व के संकट, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और इंसान की स्थिति की जटिलताओं को दिखाता है, जबकि मचाडो का सम्मान वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लाने के लिए उनके जो लंबे समय से प्रयास रहे हैं उसको एक पहचान देता है। ठीक है, तो ये तो हुई नोबेल की बात। अब अगर नोबेल से हटकर देखें तो भारत में भी कुछ सम्मानों की बात हुई है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए। हाँ, फिल्म फेयर। लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म चुना गया और आलिया भट्ट ने जिगरा के लिए अपना 6ठा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, जो एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये उनका 6ठा अवार्ड है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार शेयर हुआ है अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। अच्छा, दोनों को मिला जी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान जी को और श्याम बेनेगल जी को मरणोपरांत दिया गया। तो ये दिखाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नई और पुरानी दोनों तरह की प्रतिभाओं को सराहा जा रहा है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सम्मान है जो डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है, वैश्विक ICN केंटन मिलर पुरस्कार। वो काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। पहली भारतीय? वाह। जी हाँ, ये पुरस्कार उन्हें नेशनल पार्क्स के मैनेजमेंट में इनोवेशन लाने और उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो लंबे समय तक कैसे बने रहें, इस पर उनके काम के लिए दिया गया है। ये एक संकेत है कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत की जो एक्सपर्टीज है उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। ये तो बहुत गर्व की बात है। और गणित में भी एक बड़ा पुरस्कार है, एबेल प्राइज 2025 का, वो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को मिला है। वो अपने फील्ड के एक बहुत बड़े नाम हैं। तो इन सभी पुरस्कारों से एक बात तो साफ है कि दुनिया भर में ज्ञान, कला, सामाजिक योगदान, इन सब को महत्व दिया जा रहा है। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते और देखते हैं कि सरकारी नीतियां किस दिशा में जा रही हैं, खासकर भारत में। हाँ, पॉलिसीज पर आते हैं। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 बड़ी योजनाएं अभी हाल ही में शुरू हुई हैं। एक है PM धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना? जी। और दूसरी है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। पहली योजना का लक्ष्य है खेती को मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना और किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इसके लिए करीब 24,000 करोड़ का बजट रखा गया है 6 साल के लिए। अच्छा, और दूसरी योजना दालों पर है? हाँ, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसका सीधा मकसद है कि दालों का जो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसे कम किया जाए और देश में उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। टारगेट रखा है 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का। इसके लिए भी करीब 11,440 करोड़ का बजट है। ये दोनों योजनाएं, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय, ये भारत के लिए हमेशा से बहुत अहम मुद्दे रहे हैं। उन्हीं को एड्रेस करती हुई लग रही हैं। क्या ये पिछली योजनाओं से कुछ अलग है या वही फोकस है? फोकस थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। जोर जो है वो आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन, और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा दिख रहा है। धन धान्य योजना शायद टेक्नोलॉजी अपनाने, बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर फोकस करेगी। और दालों का मिशन तो सीधे सीधे आयात पर निर्भरता कम करने का टारगेट लेकर चल रहा है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सोच है, हाँ, उसी से जुड़ता हुआ दिखता है। अच्छा। और
राज्यों के स्तर पर भी कुछ खास पहलें हुई हैं क्या? हाँ, कई राज्यों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं। जैसे असम में अरुणोदय 3.0 योजना चल रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की मदद दी जाती है। और असम में ही युवाओं के लिए सीएम फ्लाइट कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो शायद स्किल डेवलपमेंट और उन्हें दुनिया भर में अवसरों से जोड़ने के लिए है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की बात है। महाराष्ट्र ने एक बड़ी बांस उद्योग नीति घोषित की है, 500 करोड़ रुपए की। लक्ष्य है अगले 5 साल में 5 लाख रोजगार पैदा करना बांस उद्योग से। 5 लाख रोजगार बांस से? ये तो काफी महत्वाकांक्षी है। हाँ, लगता तो है। और केरला ने भी कुछ अलग कदम उठाए सुना है। हाँ, केरला ने 2 दिलचस्प काम किए हैं। एक तो वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। शायद जो मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामले हैं, हाँ, वो तो एक बड़ी समस्या है। उनको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए यह संशोधन लाया गया होगा। और दूसरा, उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि वो काम के घंटों के बाद ऑफिस के काम से जुड़े कॉल्स, ईमेल या मैसेज का जवाब न दे। मतलब काम के बाद सच में डिस्कनेक्ट हो सकें। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस पर आजकल इतनी बहस चल रही है, हाँ बिल्कुल, ये उसी का नतीजा लगता है। ये तो बहुत जरूरी चीज है आजकल के दौर में। तो ये जो राज्य स्तरीय पहले हैं, ये दिखाती हैं कि अलग अलग सरकारें अपनी लोकल चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रही हैं। जी, और राष्ट्रीय स्तर पर एक और अहम बात हुई है। भारत ने पहली बार 4 सेक्टर्स के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी, मतलब लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य। इसका मतलब ये नहीं कि कुल उत्सर्जन कम करना है, बल्कि जीडीपी की प्रति यूनिट उत्सर्जन को कम करना है। अच्छा, यानी एफिशिएंसी बढ़ानी है। हाँ, एक तरह से एफिशिएंसी बढ़ानी है। ये दिखाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज पर अपनी कमिटमेंट्स को लेकर गंभीर है, लेकिन साथ ही विकास की जरूरतें भी हैं। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और ये कदम सीधे तौर पर उन MOFs जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत को भी हाईलाइट करता है, जिनकी हमने पहले बात की थी। हाँ, कि हमें ऐसे समाधान चाहिए जो विकास भी करे और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। बिल्कुल। तो एक तरफ इनोवेशन पर जोर है, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी और सोशल वेलफेयर पर भी। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या हलचल है? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, ऑस्ट्रा हिंद 2025। ये चौथा एडिशन है और पर्थ में हो रहा है। इसमें गोरखा राइफल्स की बटालियन हिस्सा ले रही है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, और मजबूत हो रही है। चीन फैक्टर को देखते हुए ये अहम है। और रूस के साथ भी संबंध बने हुए हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष रूस भेजे गए हैं। हाँ, ये कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के पिपराहवा से भगवान बुद्ध के अवशेष रूस के काल्मिकिया रिपब्लिक भेजे गए हैं, जहां काफी बौद्ध आबादी है उनके दर्शन के लिए। ये दिखाता है कि भारत अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी निभा रहा है। और आर्थिक मोर्चे पर? आर्थिक मोर्चे पर RBI ने पड़ोसी देशों श्रीलंका, भूटान और नेपाल के साथ व्यापार के लिए रुपए में कर्ज देने की सुविधा शुरू की है। ये रीजनल ट्रेड को बढ़ावा देने और शायद डॉलर पर निर्भरता कुछ कम करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगहों पर तनाव भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरन रेखा पर झड़पें हुई हैं। हाँ, ये एक बहुत पुराना और पेचीदा मसला है। ड्यूरन रेखा जो 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, उसे अफगानिस्तान कभी भी ऑफिशियल बॉर्डर नहीं मानता आया है। और जब से तालिबान वापस सत्ता में आया है, तब से तनाव और बढ़ा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह मिलती है। अभी हाल में पाकिस्तान ने कुछ हवाई हमले किए काबुल के पास, और फिर तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो स्थिति थोड़ी गंभीर लग रही है। ये तो चिंता की बात है। सुरक्षा चिंताएं ताइवान और उत्तर कोरिया के घटनाक्रमों से भी झलक रही हैं। बिल्कुल। ताइवान ने अपना नया मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम अनाउंस किया है, जिसका नाम T-DOME है। चीन से जिस तरह का खतरा वो महसूस करते हैं, उसे देखते हुए ये उनकी डिफेंस तैयारी का हिस्सा है। और उत्तर कोरिया? उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासोंग 20 का अनावरण किया है। बताया जा रहा है कि ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और इसकी रेंज
करीब 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर? हाँ, और सॉलिड फ्यूल होने का मतलब है कि इसे लॉन्च करने की तैयारी में बहुत कम समय लगता है, जिससे इसे रोकना और मुश्किल हो जाता है। ये निश्चित रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और अफ्रीका में भी कुछ राजनीतिक उठापटक है। सेशल्स में राष्ट्रपति बदले हैं और मेडागास्कर में। हाँ, सेशेल्स में चुमाउम्ब्रे और पैट्रिक हर्मिनी ने वेवलराम कलावन को हरा दिया। ये एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन मेडागास्कर में स्थिति ज्यादा अस्थिर है। वहां के राष्ट्रपति आंड्री रजोएलिना ने विरोध प्रदर्शनों के बीच संसद भंग कर दी है और खबरें हैं कि वो देश छोड़कर चले गए हैं। अच्छा जी, तो ये घटनाक्रम दिखाते हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाँ, ये तो है, लेकिन कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आर्मेनिया अब IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सदस्य बन गया है। जी हाँ। और मंगोलिया ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क पर साइन किया है। ये दोनों ही कदम दिखाते हैं कि देश इंटरनेशनल कॉपरेशन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को महत्व दे रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत भी आए थे हाल ही में, और भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है। तो ये भारत मंगोलिया संबंधों को और मजबूत करेगा। और एक बहुत अच्छी खबर मालदीव से है। WHO ने उन्हें ट्रिपल एलिमिनेशन का दर्जा दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किस चीज के लिए है? ये माँ से बच्चे में 3 बीमारियों HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए है। और मालदीव ये दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहला देश? वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि सही पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और प्रयासों से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो सहयोग भी है, तनाव भी है, सुरक्षा की चिंताएं भी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां भी। सब कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल, दुनिया ऐसी ही है। चलिए अब आते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के उस हिस्से पर जिसे हमने अभी तक पूरी तरह कवर नहीं किया। जी। भारत के लिए एक अच्छी खबर है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लेकर। महाराष्ट्र के 5 नए बीचेस को ये टैग मिला है। 5 नए? कौन कौन से? श्रीवर्धन, नगांव, पर्णाकाका, गुहागर और लाटघर। ब्लू फ्लैग मिलना एक तरह से क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। ये डेनमार्क की एक संस्था है FEE, वो देती है। इसके लिए करीब 33 कड़े मानक होते हैं। पर्यावरण, सुरक्षा, पानी की क्वालिटी, सुविधाएं, इन सब पर खरा उतरना पड़ता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ टूरिज्म के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उन बीचेस पर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, ये तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी एक प्रोत्साहन है। और अंटार्कटिका में भारत का जो नया रिसर्च स्टेशन बन रहा है, मैत्री-2, वो भी पर्यावरण के लिहाज से कुछ खास है? हाँ, उसे भारत का पहला ग्रीन स्टेशन कहा जा रहा है। ग्रीन स्टेशन? जी, क्योंकि ये मुख्य रूप से सोलर और विंड एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा पर चलेगा। ये पुराने मैत्री स्टेशन की जगह लेगा, जो काफी पुराना हो गया है। उम्मीद है कि ये जनवरी 2029 तक पूरा हो जाएगा। तो ये भारत का चौथा स्टेशन होगा अंटार्कटिका में? हाँ, तकनीकी रूप से चौथा है। पहला था दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में बना था, लेकिन अब वो बर्फ में दब चुका है। फिर मैत्री बना 1989 में, और तीसरा भारती 2012 से काम कर रहा है। मैत्री-2 अब मैत्री की जगह लेगा। ये अंटार्कटिका जैसे संवेदनशील माहौल में भारत की लॉन्ग टर्म साइंटिफिक प्रेजेंस और साथ ही एनवायरमेंटल कमिटमेंट दोनों को दिखाता है। वैश्विक स्तर पर भी बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। चीन के गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू हुआ है। हाँ, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का ये एक बड़ा उदाहरण है। और भारत में भी बेंगलोर का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है। जी, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि क्लीन एनर्जी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, चाहे वो बहुत बड़े स्केल पर हो जैसे चीन का प्लांट, या फिर किसी खास संस्थान के लेवल पर जैसे बनेरघट्टा पार्क। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेटा का प्रोजेक्ट वाटरवर्थ भी काफी चर्चा में है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे लंबा बताया जा रहा है इसे। हाँ, लगभग 50,000 किलोमीटर लंबा होगा ये अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। भारत में इसके लैंडिंग स्टेशंस मुंबई और विशाखापट्टनम में होंगे। तो इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। हाँ, भविष्य में डेटा ट्रांसफर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। खासकर जब 5G और उसके बाद की टेक्नोलॉजीज आएंगी तो डेटा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
ये उस मांग को पूरा करने में मदद करेगा। इसे 2030 तक चालू करने का प्लान है। अच्छा, भारत में सेमीकंडक्टर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। हाँ। हैदराबाद में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खुला है। हाँ, ये भारत की जो सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी है, देश को चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की, ये उसी का हिस्सा लगता है। ये म्यूजियम शायद इस फील्ड में लोगों की रुचि बढ़ाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक तरीका है। टी चिप प्रोग्राम के तहत इसे डेवलप किया गया है। टेक्नोलॉजी में भी कुछ नया है। एक भारतीय स्टार्टअप है गैलेक्सी आई। हाँ, गैलेक्सी आई। वो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहा है, मिशन दृष्टि। ये मल्टी सेंसर का क्या मतलब है? मल्टी सेंसर मतलब इसमें एक से ज्यादा तरह के सेंसर होंगे। खासतौर पे इसमें ऑप्टिकल सेंसर, जो सामान्य कैमरे की तरह तस्वीरें लेते हैं, और रेडार सेंसर दोनों होंगे। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, इसका फायदा यह है कि ऑप्टिकल सेंसर दिन में और साफ मौसम में अच्छी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन रेडार सेंसर रात में भी देख सकते हैं और बादलों के पार भी देख सकते हैं। तो जब दोनों एक ही सैटेलाइट पर होंगे तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की निगरानी लगभग हर मौसम में दिन रात लगातार की जा सकेगी। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज होगी। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, कई सारे क्षेत्रों में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसे 2026 में लॉन्च करने की योजना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी स्वदेशीकरण पर जोर दिख रहा है। भारतीय सेना ने एक ड्रोन रोधी सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। हाँ, ये एक काउंटर यूएएस ग्रिड है, मतलब अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए। इसे बीएल गाजियाबाद के साथ मिलकर बनाया गया है। यह दिखाता है कि सेना और हमारे डिफेंस पीएसयू मिलकर स्वदेशी समाधान तैयार कर रहे हैं। और अग्नि-P मिसाइल का भी एक नया परीक्षण हुआ है, रेल आधारित लॉन्चर से। जी, अग्नि-P या अग्नि प्राइम, ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेल आधारित लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया है। रेल लॉन्चर का फायदा ये होता है कि मिसाइल को कहीं भी ले जाकर छिपाकर लॉन्च किया जा सकता है। इससे इसकी सर्वाइविलिटी और मारक क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं। ये तो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम है। अच्छा, पर्यावरण के मोर्चे पर एक रिपोर्ट भी आई है जो थोड़ी चिंताजनक लगती है। IUCN की विश्व धरोहर आउटलुक रिपोर्ट। हाँ, ये उनकी चौथी रिपोर्ट है। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि 2020 के बाद से करीब 65% वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की स्थिति में सुधार हुआ है या वो स्थिर है। जी, तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि 80% से ज्यादा जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, मतलब प्राकृतिक धरोहर स्थल, उन पर क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है। 80% से ज्यादा? जी, और करीब 60% साइटें दूसरी वजहों से भी खतरे में है, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज, बाहरी प्रजातियां जो स्थानीय इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, हैबिटेट लॉस, उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साइटें तो गंभीर खतरे में हैं, क्रिटिकल में हैं। ये रिपोर्ट तो एक तरह की चेतावनी है कि हमें अपनी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। बिल्कुल, ये एक वेकअप कॉल है। चलिए अब अंत में कुछ खेल और दूसरी विविध खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी, क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह एक खास रिकॉर्ड बनाया है। वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, ODI और T20I में 50 से ज्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, तीनों फॉर्मेट में 50+ मैच। जी, अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हुई, जिसमें भारत 11वें स्थान पर रहा। चीन ने टॉप किया। एक टाइफून आया था हेलोंग नाम का, जिसने उत्तरी फिलीपींस और जापान के इजू द्वीपों को प्रभावित किया। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए गए अक्टूबर मध्य में। हाँ, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे था। उसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 पर फोकस, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। और 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था, जिसकी थीम थी आपदा नहीं, लचीलापन फंड करें। ये थीम्स भी आज की हमारी चर्चा से जुड़ती हैं, सस्टेनेबिलिटी, पार्टनरशिप, रेजिलियंस। बिल्कुल। और एक किताब भी आई है, द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड। इसे मुंबई के पूर्व DGP डी शिवानंदन ने लिखा है। ये मुंबई में गैंग वॉर से निपटने के उनके अनुभवों पर आधारित है। अच्छा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक छोटी खबर है। गुरुग्राम में पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क शुरू हुआ है एम्बियंस मॉल में। पेमेंट आसान करने की कोशिश। हाँ, और खेलों में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग हुई, जिसे राजपूताना रॉयल्स ने जीता, और महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, तो ये थी मध्य अक्टूबर की कुछ अहम झलकियां। अगर हम इन सब अलग अलग खबरों को, डेवलपमेंट्स को एक साथ रख कर देखें, तो क्या कोई बड़ी तस्वीर उभरती है, कोई कॉमन थीम दिखती है? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल दिखती है।
एक तरफ तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त जोर है। अब नोबेल पुरस्कारों को देखें, हाँ, MOFs की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, नए सैटेलाइट्स बन रहे हैं, मेटा का वो विशाल अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है, ये सब दिखाता है कि साइंस और टेक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज को आकार देने वाले हैं। ये एक धारा है। हाँ, और दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता की चिंता और उसकी ज़रूरत भी उतनी ही शिद्दत से महसूस की जा रही है। चाहे वो कृषि योजनाएं हों, ग्रीन हाउस गैस के लक्ष्य हों, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हो, अंटार्कटिका का ग्रीन स्टेशन हो या फिर वो IUCN की रिपोर्ट हो। हाँ, वो चेतावनी। ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें विकास को पर्यावरण के साथ संतुलित करना ही होगा। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत है। सही कहा। और तीसरी बात जो साफ दिखती है वो है भू-राजनीतिक अनिश्चितता और सुरक्षा की चिंताएं। ये लगातार बनी हुई हैं। देशों के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है, जैसे हमने भारत ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देखा। लेकिन तनाव और संघर्ष भी मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उत्तर कोरिया का मामला। और देश अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि दुनिया एक तरह के चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें अभूतपूर्व क्षमताएं दे रही है, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, पर्यावरण की, सुरक्षा की, समानता की। और सवाल ये है कि इन नई क्षमताओं का इस्तेमाल हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। और शायद यही आज की पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है, या कहें कि सोचने वाली बात है। इन सभी स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है उसको देखते हुए ये सवाल मन में आता है, क्या हम जो ये नई तकनीकी ताकतें हासिल कर रहे हैं, इनका उपयोग दुनिया की बड़ी समस्याओं को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, गरीबी असमानता हो या देशों के बीच के झगड़े हों, उन्हें हल करने के लिए कर पाएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यही टेक्नोलॉजी मौजूदा दरारों को, मौजूदा तनावों को और बढ़ा देगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों ने हमारे सुनने वालों को भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।